हेलो। क्वेश्चन है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन लीटर्स? तो हमको वॉल्यूम निकालना है। प्रोड्यूस्ड एट 300 K and 1 atm pressure when 5.4 gram of aluminium and 50 ml of 5 mole 5 m मोलारिटी गिवन है 5m सल्फ्यूरिक एसिड आर कंबाइंड फॉर द रिएक्शन। ठीक है, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले रिएक्शन फॉर्म कर लेते हैं। सो गिवन है एल्यूमिनियम reacts with sulfuric acid H2SO4 to form Al2SO4 whole thrice and hydrogen। सो सबसे पहले तो हमको बैलेंस करना होता है मोल कॉन्सेप्ट का। जो भी हम स्टोइकियोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। सो इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। एल्यूमिनियम के दो एटम है यहाँ पे, तो दो 2 यहाँ पे डालेंगे। सल्फेट आयन 3 है तो यहाँ पे मैंने 3 डाला और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं 3। यहाँ पे कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1। ठीक है, सो अभी हमको देखना ये है कि गिवन क्या क्या है इसमें हमारे पास। तो हमारे पास जो गिवन है वो एल्यूमिनियम का मास गिवन है। एल्यूमिनियम का 5.4 ग्राम गिवन है हमारे पास। तो हम सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम के लिए हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। सो इसको डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से, एटॉमिक मास जो भी है इसका 27 से। सो कुछ इसका आंसर आ जाएगा 0.2 मोल हमारे पास इसके मोल्स आ गया। सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास वॉल्यूम गिवन है एंड मोलारिटी गिवन है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम गिवन है और ये हमको x निकालना है, और वॉल्यूम इन लीटर तो यहाँ पे 50 ml गिवन है, हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो सिंपली जब हमको ये निकालना है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मोलारिटी यहाँ पे 5 गिवन है, तो हम अभी समझ में आया कि इसको कैसे करेंगे। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे क्योंकि लीटर में होना चाहिए। सो ये हो जाएगा 50, पहले इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 इंटू मोलारिटी। सो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ 0.25। सो अभी हमको देखना ये है कि हाइड्रोजन जो है वो कैसे, किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे एलआर हमको ढूंढना होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसमें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए इसको मैं जरा क्लियर कर दूं। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए अगर हमको देखना है 0.2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम लेते हैं तो हमको रेशियो क्या है, 3:2 का है। सो 2 मोल एल्यूमिनियम में 3 मोल H2SO4 लग रहा है, या 3 मोल H2SO4 में 2 मोल एल्यूमिनियम लग रहा है। सो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए बॉटम में हम लिखेंगे एल्यूमिनियम का और टॉप में लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का। तो 3 मोल्स ऑफ H2SO4 and 2 moles of Al। सो मोल्स Al कैंसिल हो गया, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ आएगा 0.3 मोल्स ऑफ H2SO4। सो अगर चेक करते हैं तो अभी हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास 0.3 मोल H2SO4 नहीं है, उससे कम है। तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट तो यहीं पे मिल गया, बट अगर चेक करना है
या फिर LR कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए सेकंड का भी हम चेक कर सकते हैं। सेकंड अगर हम चेक करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए तो उसके लिए हमको ऐसे करना पड़ेगा, कन्वर्जिंग फैक्टर यूज करके 0.25 मोल्स ऑफ H2SO4 इनटू इसके जो मोल फ्रैक्शन है 3:2 के रेशियो में है। तो अभी हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के मीन्स 3 मोल्स H2SO4 में 2 मोल्स एल्यूमिनियम लग रहे हैं या 2 मोल एल्यूमिनियम में 3 मोल्स H2SO4 लग रहे हैं, बात वही है। बट अभी हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए टॉप पे लिखेंगे क्योंकि हमको एल्यूमिनियम का निकालना है। एल्यूमिनियम का 2 मोल्स है, 2 मोल्स ऑफ Al डिवाइडेड बाय 3 मोल्स ऑफ H2SO4। H2SO4 कैंसिल हो गया और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा 0.166 मोल्स ऑफ Al जो कि हमारे पास है। सो इस तरीके से LR निकाल सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अगर 0.2 मोल्स एल्यूमिनियम लेते हैं तो हमको रिक्वायर्ड H2SO4 कितना चाहिए 0.3 जो कि नहीं है। और अगर 0.25 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो हमको एल कितना चाहिए 0.166 जो कि हमारे पास ज्यादा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर पूरा कंज्यूम करना है एल्यूमिनियम तो सल्फ्यूरिक एसिड कम पड़ रहा है, तो LR क्या हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमको मिल गया LR। अब लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। सो इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 3 मोल H2SO4 3 मोल H2 दे रहा है, तो अगर इसका 0.2 मोल्स है तो ये भी 0.2 मोल्स ही फॉर्म होगा, एज सिंपल एज दैट। बट हमको निकालना मोल्स नहीं है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको निकालना है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो वॉल्यूम के लिए हमारे पास कुछ एडिशनल डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए अभी क्या करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमको n मिल गया अभी। सो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, V इज इक्वल टू nRT अपॉन P। सबका वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो 0.25 इंटू R की वैल्यू है 0.082 इंटू 300 के डिवाइडेड बाय 1 ATM प्रेशर है तो 1। सो जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा कुछ आंसर आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है 6.15 लीटर। सो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना हमारे पास होगा 6.15 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा। सो ये काफी ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थैंक यू। हेलो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एरोमेटिक कंपाउंड का क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड Q इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपाउंड P वाया एन आयनिक इंटरमीडिएट। तो कुछ एक आयनिक इंटरमीडिएट हमारे पास बनेगा। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड Q इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपाउंड P वाया एन आयनिक इंटरमीडिएट। सो आयनिक इंटरमीडिएट कुछ फॉर्म करना होगा। रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें जो दिख रहा है वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिख रहा है। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बट ट्राई करते हैं। सो हिंट क्या है कि कोई आयनिक इंटरमीडिएट बन रहा है। सो अगर हमको यहाँ से H+ मिल रहा है, सो वो ये क्या है एस्टर ग्रुप है, तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा है वो C डबल बॉन्ड O CH3 लगा है। सो एस्टर ग्रुप है और यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप लगे हैं इस पे, PH PH एंड PH। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो अगर इसके थ्रू हमको H+ है मिल रहा है, सो वो इसको लेके यहाँ से निकल जाएगा।
H प्लस, तो यहाँ से ये इसको बाहर निकाल देगा और जो बचेगा यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। तो जो हिंट गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आयनिक इंटरमीडिएट कुछ फॉर्म हो रहा है। सो आगे बना के देखते हैं इसको। कुछ इस टाइप से रिएक्शन फॉर्म होगा, जो भी इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो होगा कुछ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि आयनिक इंटरमीडिएट गिवन है। ये बेंजीन, अब ये जो 3 पीएच ग्रुप लगा उसमें से जो भी पास में है इधर या इधर कहीं पे भी, मैं इसको एक किसी को ड्रॉ कर लेती हूँ। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है जो कि इंट्रामॉलिक्यूलर है। इस वाले बेंजीन पे भी जा सकता है। हमें कैलकुलेट क्या करना, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो स्ट्रक्चर गिवन है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना ज्यादा इजी है। सो ज्यादा कुछ करना नहीं है, काफी टाइम को बचाते हुए हम इसको कर सकते हैं। सो अब ये कार्बोकेटाइन काफी अनस्टेबल होता है और इसको बेंजीन पे जो पाई बॉन्ड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा इसके ऊपर अटैक करेंगे और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का फॉर्म होगा। ये जो कार्बन है यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेगा। सो ये बेंजीन और ये जो कार्बन है यहाँ पे इस बेंजीन से जुड़ जाएगा। बाकी ये 3 बेंजीन और ये डबल बॉन्ड O। ये पाई बॉन्ड दिखाना अभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंट करना है। सो वैसे तो यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में। अभी ये क्या हो जाएगा, ये एक बॉन्ड बना लिया है और ये बेंजीन पहले से लगा हुआ था। सो 1 2 1, ये जो है बेंजीन 1 से, ये जो बेंजीन है ये यहाँ से ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, 1 2 3 बेंजीन लगे थे और ये नया बॉन्ड बनाया है। ये न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक किया है। सो ये जो है सिंपल जो है इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ है यहाँ पे। सो अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये कलर्ड कंपाउंड है जनरली, और यहाँ पे हमको काउंट क्या करना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उसमें हमको रिंग काउंट करना होता है एंड पाई बॉन्ड काउंट करना होता है। सो यहाँ पे हमारा सिर्फ रिंग एंड पाई बॉन्ड को काउंट कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। सो टोटल रिंग पहले काउंट करें तो 1 2 3 4 5, 5 रिंग्स है इसमें एंड डबल बॉन्ड 1 3 है यहाँ पे, तो 3 4 12 और एक 13, तो डबल बॉन्ड कितने हैं 13, 13 5, तो टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 18 और ये हमारा आंसर आ गया। सो ये काफी सिंपल है, अगर जिनको ऑर्गेनिक में है पकड़ उनके लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। हेलो, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको एक बार रीड करते हैं। Consider a 70% efficient hydrogen oxygen fuel cell working under standard conditions at 1 bar and 298 Kelvin. Its cell reaction इसका given है H2 plus half O2 gives H2O. So ये तो अभी इसके इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे इसका E नॉट। आगे क्या इसमें गिवन है, द वर्क डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑन द कंजम्पशन ऑफ 1
इंटू 10⁻³ मोल ऑफ H2। तो ये तो 1 मोल के लिए दिया है, बट यहाँ क्वेश्चन में दिया है 1 इंटू 10⁻³ मोल्स is used to compress 1 mole of monoatomic ideal gas। So जो monoatomic ideal gas है वो कितना है, 1 मोल है। इन अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर मतलब ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है। व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर इन केल्विन हमको कैलकुलेट करना है ऑफ द आइडियल गैस। कुछ इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द टू हाफ शेल आर गिवन, इसमें दिया है। सो अभी इसको, वैसे तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट ये मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, जेईई एडवांस लेवल का। सो सबसे पहले तो ये रिएक्शन को देखते हैं। ये जो गिवन रिएक्शन है इसमें चेक करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। सो H2, इसके फिजिकल रिप्रेजेंटेशन को भी छोड़ते हैं, प्लस हाफ O2 गिव्स H2। सो अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ -2 के स्टेट में है। मतलब ऑक्सीजन का जो हो रहा है वो हो रहा है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड हाइड्रोजन यहाँ 0 से +1 के स्टेट में जा रहा है, तो ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है। सो अभी ई नॉट का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। सो इसका जो ई नॉट का वैल्यू होगा, जो ई नॉट वैल्यू होगा वो होगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड। सो गिवन है रिएक्शन में ऑक्सीजन के लिए ई नॉट की वैल्यू एंड हाइड्रोजन के लिए ई नॉट की वैल्यू। तो इसको माइनस करेंगे तो सेम है, 0 है, तो हमको आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा सेम 1.23 वोल्ट। सो ई नॉट तो हमारा कैलकुलेट हो गया। अब इस रिएक्शन के थ्रू हमको अभी क्या निकालना होगा, वर्क निकालना है, जो कि 70% एफिशिएंट है, उसको नहीं भूलना है। सो पहले वर्क निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो वर्क निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा जी नॉट के बराबर होता है। और डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो वर्क डन होता है, डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए क्या करते हैं, -NF ई नॉट। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे n जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए रिएक्शन को हमको चेक करना पड़ेगा। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हमको इक्वलाइज करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने रिएक्टेंट साइड में होते हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में रहेंगे। सो इसके लिए हमको ये रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O। अभी इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करना है, इक्वल करना है। सो ये हो जाएगा 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन H2, और फिर इसको रिवर्स कर देंगे। सो हमारे पास रिएक्शन आ जाएगा। अभी प्लस 2H2 होगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो H2 था, 2H2 हो गया। सो अभी हमारे पास ये रिएक्शन आ गया। अब इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन बनेगा फाइनल वो होगा 2H2 प्लस O2 फ्रॉम 2H2। सो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हो रहे हैं, 4, बट जो गिवन रिएक्शन है उसमें इसका हाफ है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। सो 4 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो फॉर जो गिवन, जो हमें इस रिएक्शन से हमें ये ऑब्टेन करना था, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो भी ट्रांसफर हो रहा है, जो भी इसमें जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे अभी क्या रखेंगे,
2 रखेंगे। मैं थोड़ा स्पेस क्लियर कर लूँ। सो ई नॉट की वैल्यू सेम है और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया है, तो अभी वर्क निकाल सकते हैं। सो वर्क निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको मैं वापस से लिखती हूँ। वो किसके बराबर होगा? डेल्टा जी नॉट के बराबर होगा। सो डेल्टा जी नॉट के लिए फॉर्मूला जो मिला था NF एंड, ये थोड़ा मैं क्लियर कर लूँ, ठीक है। सो वो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास वर्क इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट के बराबर, जो कि होता है मोड ऑफ माइनस एन एफ ई नॉट के बराबर। सो एन की वैल्यू अभी यहाँ पे क्या है? 2 है, मॉड हटा दिया हमने, ठीक है। तो 2 इंटू एफ की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है 96500 96500 इंटू ई नॉट अभी निकाला हमने 1.23 वोल्ट। सो ये अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो है वर्क आ गया, बट वर्क जो है वो 70% एफिशिएंट है। सो इसका 70% निकालेंगे। अब ये जो 70% वर्क निकाला इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आएगा 0.7 इंटू 19193 इंटू 1.23, ये हमारे पास आ गया वर्क। अब ये जो हमारे पास वर्क है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यहाँ पे बात हो रही है, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर के बारे में बात हो रही है। मतलब ये क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो Q होता है वो 0 के बराबर होता है। सो अगर हम निकालते हैं डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता है, तो Q यहाँ पे इक्वल होता है 0 के, तो डेल्टा U इक्वल टू वर्क हो जाएगा। सो वर्क की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर ली है। सो वर्क की वैल्यू अभी कैलकुलेट कर ली है। वर्क की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 07 इंटू 19193 इंटू 1.23। सो ये वर्क हो गए। और डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो लिखेंगे एनसीबी डेल्टा टी। हमको डेल्टा टी कैलकुलेट करना है। सो वो होता है एनसीबी डेल्टा टी। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें डेल्टा टी निकालना है। सो ये डेल्टा टी कैलकुलेट करने के लिए अभी जो भी करना है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन रह गया है, कैलकुलेशन पार्ट है। सो अभी यहाँ पे CV जो है फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए 3/2 होता है और R की वैल्यू गिवन है 3/2 R होता है, R की वैल्यू गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स 1 है। सो अभी इक्वल हो जाएगा ये 1 मोल गिवन है इंटू 3/2 R की वैल्यू गिवन है इंटू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। सो अभी इसको कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन अगर हम करते हैं इसको, सो ये कैलकुलेट करेंगे इनटू डेल्टा टी। सो डेल्टा टी को अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास, मैं थोड़ा कलर चेंज करके अभी, सो फाइनली डेल्टा टी इक्वल 0.7 इंटू 193 इंटू 1.23 इंटू 2, ये ऊपर जाएगा अपॉन 3 इंटू 8.314। सो जब फाइनल इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 13.32 केल्विन, जो कि हमें कैलकुलेट करना था।
थैंक यू।